हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता चंद रोज़ से ये चहमगोइयाँ चल रही हैं कि न्यूज़ीलैंड का दौरा क्यों मनसूख हुआ, क्या सिक्योरिटी वजूहात थी। उस पर वज़रा ने उस वक्त कहा कि कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी, और साथ ही कल मैं फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, स्टेटमेंट भी उन्होंने दी कि हमें एब्सोल्युटली नॉट की सज़ा दी जा रही है। मगर आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं फवाद चौधरी और इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि किस तरीके से न्यूजीलैंड के दौरे को सबोताज किया गया। इस सिलसिले में FIA के साइबर क्राइम विंग ने एक FIR भी काटी है, जिसमें ये कहा गया है कि एक जो ईमेल है वो क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल जो हैं न्यूजीलैंड के, उनकी वाइफ को थ्रेटिंग भेजी गई दौरे से पहले, मगर न्यूजीलैंड की टीम उसके बावजूद आई। मगर जो दूसरी ईमेल थी वो न्यूजीलैंड की पुलिस को भेजी गई और जिसमें ये कहा गया कि हम न्यूजीलैंड की टीम को निशाना बनाएंगे। तो इसके बाद जो है इसके अलावा भी शुरू में आपको पता है बिल्कुल, अब इस पर काफ़ी तफसील में बात हुई है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें फवाद चौधरी साहब क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रेट्स की। अच्छा, पहले तो बात हुई एहसान की फेसबुक पोस्ट की। अच्छा, जिस फेसबुक पोस्ट की बुनियाद पर अभिनंदन मिश्रा संडे गार्डियन लाइव में अगस्त में मेरा ख्याल है ये आर्टिकल लिखते हैं। अच्छा, अभिनंदन मिश्रा संडे गार्डियन लाइव, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या लिंक्स है, इस पर तो हमने पिछले जुमे को भी बात की थी और इनफैक्ट कुछ माह कबल, इससे पहले कि ये इशू कभी किसी के नज़दीक भी आया था, उस पर भी काफ़ी डिटेल में बात की। मैं सिर्फ एक इस पर पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि बकौल फवाद चौधरी साहब, ये फेसबुक जो प्रोफाइल थी एहसान की वो फेक थी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनफॉर्चुनेटली एहसान ने कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वॉइस नोट्स भी भेजे हैं और जिन्होंने वो सुने हैं वो कहते हैं कि जी ये वही हैं, बिकॉज दे हैव बीन इन टच विद हिम इन द पास्ट, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, ये मैंने ही ये वार्निंग डिलीवर की थी कि किसी किस्म का अटैक हो सकता है। अब कौन सा रियल है कौन सा फेक है ये कहने पर मैं मजबूर हूँ कि जब वो आपके हाथ में था तो अगर हाथ से ना जाने देते तो ये नौबत ना आती कि हम ये सवाल भी पूछ रहे होते। लेकिन जाने की बातें जाने दो, जाने की तो बहरहाल एहसान की अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से भी जाहिर है एक वो दहशतगर्द था और है और वो फरार हुआ जिस तरीके से, तो उसकी जाहिर क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं होगी कि वो अगर कह भी रहा है कि हाँ जी जनाब ये मैं ही था, मैंने ही ये पोस्ट की थी, तो जाहिर है मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड की टीम ने भी इसको कोई घास वास डाली जो नहीं अगर दिया होता तो वो आते ही बिल्कुल एग्जैक्टली। अगेन चलें फिर हम आते हैं ईमेल नंबर 1 की जानिब, जो बकौल फवाद चौधरी साहब 24 अगस्त न्यूजीलैंड ओपनर मार्टिन गुप्टिल साहब की अहलिया को भेजी गई। सुनिए उसके बारे में फवाद साहब क्या कह रहे हैं। ये ईमेल अकाउंट 24 अगस्त 2021 को रात 1:05 के ऊपर क्रिएट किया गया और 11:59 पे सुबह इस ईमेल से ये ईमेल जो मार्टिन गुप्टिल हैं उनकी बीवी को ये ईमेल जो है वो की गई। इंटरेस्टिंगली इस ईमेल अकाउंट से अब तक सिर्फ एक ही ईमेल जनरेट हुई है। ये जो मेल है ये प्रोटॉन मेल से भेजी गई। अब हमने इसको इंटरपोल को रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें हमें असिस्ट करे। अच्छा, इंटरपोल को क्यों रिक्वेस्ट की है यहाँ पर? क्योंकि प्रोटॉन मेल जो है वो हमें मेल वेब सर्विस है और वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है, तो जाहिर है कि आई गेस इसके बगैर, अच्छा मुझे नहीं पता कि वो अपने लॉग्स अगर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हैं भी सही तो क्या वो इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम फिर भी, इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम आती है, इसके बावजूद एहसान वाली संडे गार्डियन लाइव, इसके बावजूद वो आ जाते हैं। लेकिन फिर हम आते हैं सेकेंड ईमेल की जानिब, तो उसके बारे में भी सुनिए। फवाद चौधरी का अगर क्लिप प्ले कर दें यहाँ पे, दूसरा वाला। दो मेरे ख्याल में चले, मैं क्योंकि हर में से ही बता देता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि ये जो उन्हें जी अगर आप चला दीजिए।
ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से। उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया, और ये जो ईमेल आईडी है ये हिंदुस्तान से वीपीएन के ज़रिए की गई, जिसमें लोकेशन बदली गई, सिंगापुर शो किया गया। इंटरेस्टिंगली जिस डिवाइस से ये ईमेल भेजी गई उस डिवाइस के ऊपर 13 और आईडीज़ हैं, जिसमें ज़्यादातर जो 12 जो ईमेल्स जो और इस आईडी के साथ एफिलिएटेड हैं वो इंडियन और हिंदी नामों के ऊपर हैं। उनमें फिल्मों के नामों के ऊपर जो है वो ईमेल्स क्रिएट की गई हैं, और तमाम जो ईमेल्स हैं वो एक्चुअली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे ड्रामा और म्यूज़िक उनके नामों के ऊपर बनाई गई हैं। सिर्फ एक नाम उनमें डिफरेंट डाला गया है, वो है हमजा अफरीदी का नाम, जस्ट टू शो कि ये ईमेल जो है ये पाकिस्तान से जो है वो जनरेट की गई है, और जानबूझ के हमजा अफरीदी का नाम यूज़ किया गया ताकि इसको वो एक मिल सके कि ये पाकिस्तान में एक जो है वो टेररिस्ट थ्रेट जो है वो मौजूद है। इसी जो ईमेल के ऊपर एफआईए की साइबर क्राइम विंग ने जो पर्चा काटा है वो ये कहती है कि इसका सब्जेक्ट था टेरर अटैक कमिंग, और ये भेजा गया न्यूजीलैंड पुलिस को, जिसके बाद वेलिंगटन से इंटरपोल, जैसे फवाद चौधरी ने भी कहा, उन्होंने पाकिस्तान में इंटरपोल के दफ्तर को ये इत्तला दी। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ जाहिर है वो न्यूजीलैंड की टीम दौरा छोड़ के चली गई। इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है कि इसमें ये भी लिखा हुआ है, अगर ये आप जरा देखें इसे, कि हमने हर जगह आपके लिए बॉम्ब रखे हुए हैं, होटल से लेकर फ्लाइट तक। तो आपको याद होगा कि वहाँ पर ये भी बात हो रही थी कि जब पाकिस्तान ने ऑफ़र किया था न्यूजीलैंड टीम को कि जी हम आपको खाली स्टेडियम में भी आपको हम खिला सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, हमें जो वार्निंग मिली है कि हर स्टेप पर हमारे पास थ्रेट है। सो दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स दिस पॉसिबिलिटी। सिक्योरिटी भी थी वो, आज शेख रशीद ने भी कहा कि उन्हें हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ही लाया जा रहा था मैच खिलवाने के लिए भी, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह थी, तो वो बाय रोड नहीं आए थे। शेख रशीद ने तो ये भी कहा है कि जितनी सिक्योरिटी हमने दी है तो शायद न्यूजीलैंड की पूरी फौज इतनी ना हो। 2-3 चीज़ें आप लोगों से पूछनी है। ये हो गया ना फवाद चौधरी का ऑलमोस्ट। हाँ, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी के पास ये इन्फॉर्मेशन 24 घंटे पहले भी थी जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। होंगी ना? नहीं, ये तो हम गारंटी के साथ तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन आज जो इन्होंने बताई हैं 3 घंटे पहले तो इनके पास नहीं होगी ना। जो आज जो फैक्ट्स हैं एटलीस्ट कल भी तो होंगे ना शेख रशीद के पास और इनके पास। तो कल उन्हें फिर ये बयान जो दिया कि जी असल वजह है अमेरिका को अड्डे ना देना, एब्सोल्युटली नॉट। कल फिर ये देने की ज़रूरत नहीं थी बयान। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर ये अमेरिका का पूरा खेल है तो आज उसका रेफरेंस नहीं आया। आज पूरा का पूरा ज़ाहिर है उन्होंने इंडिया वाला जो एस्पेक्ट है उस पर रोशनी डाली, तो फिर कल ये शायद बयान देने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा सब्र कर लेते अगर फैक्चुअल बातें यही हैं जो आज उन्होंने बताई हैं। नंबर 2, आप लोग ये कह रहे हैं कि एहसानुल्लाह एहसान ने हालांकि कुछ सहाफ़ियों को आवाज़ में कहा कि जी ये मेल मेरी ही है। फेसबुक पोस्ट। हाँ, फेसबुक पोस्ट। अच्छा, ये कैसे मालूम हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा है? इसलिए कि अगर हम माजी में उसकी 4 जो स्टेटमेंट्स या दावे हैं अगर उन पे एतबार करते हैं, वही तो अभी मुझसे ने कहा ना कि तो फिर का तो सवाल ये है। तो यहाँ भी ये कंफ्यूजन है कि फर्ज करें 1% भी अगर ये सच है कि ये एहसानुल्लाह एहसान ही की मेल थी, तो फिर वो जो सारा सिलसिला जो बनाया जा रहा है वो वीक हो जाता है। एहसानुल्लाह एहसान के थ्रेट को तो न्यूजीलैंड ने भी सीरियसली नहीं लिया ना, दे हैड कम। अच्छा, नहीं लिया ना, नहीं लिया। ये हमजा अफरीदी वाली बिल्कुल ईमेल है। मैं मान लेता हूँ कि इंडिया से जनरेट हुई, ठीक है, लेकिन ये इंटरपोल वेलिंगटन ने इंटरपोल इस्लामाबाद को इसके बारे में बताया, इन्हीं दोनों वज़रा के बकौल। क्या इसकी बुनियाद पे ये फैसला किया गया कि न्यूजीलैंड की टीम वापस जाएगी?
लेकिन रियासत पाकिस्तान ये कह रही है कि ये भी फेक थी। अगर ये फेक थी तो उन्होंने सीरियसली क्यों लिया? वसत एक सेकंड, अच्छा, और आखिरी भी उसके बाद एक साथ जवाब दे दें। और अगर ये सब एक ही जगह से जनरेट हुआ, ये शरारत है, तो ये जो सो कॉल्ड 5 आइज हैं, ये कैसे कूदी और इन्होंने अपने तौर पे कमोबेश इस तरह की इत्तलात की बुनियाद पे ये स्टेप क्यों न्यूजीलैंड की टीम से दिलवाया? अच्छा, अब मैं एक चीज़ दे दूं बिफोर वी कम टू 5 आइज, बिकॉज वी हैव अ गेस्ट एज वेल। इसीलिए ये जो ईमेल आई है वो वेलिंगटन न्यूजीलैंड इंटरपोल से इस्लामाबाद में जो इंटरपोल का दफ्तर है वहाँ आई है। तो जिस दौरान ये कन्फ्यूजन हुई तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स गए इंडिया की न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम के पास जो कि वहाँ मौजूद थी और उनसे पूछा कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है थ्रेट की। उन्होंने कहा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज वो जो आई थी इन्फॉर्मेशन वो इंटरपोल टू इंटरपोल आई और फिर कब हमें फराम की गई वी डोंट नो। अच्छा, दूसरी बात है कि हमें तो बताया ही नहीं। हाँ। अब इसमें 2-3 अजम्पशंस हैं। अगर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने उसके एंड में यही बात है कि एज ए होस्ट कंट्री कम से कम आपको हमें बताना तो चाहिए ना सर कि मसला क्या था। ठीक है, अच्छा, वो अगर उन्होंने अपनी एंड से नहीं बताया न्यूजीलैंड ने, तो फिर ये जो 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये इनका वर्जन हो सकता है। टोटल पिक्चर तब आएगी जब न्यूजीलैंड की तरफ से भी। सर ये तो ऑब्वियस है ना सर, लेकिन ये तो हमें सबको पता है ना। अब आप आ रहे हैं तो अजम्पशंस पे हो रही है, ये नहीं, हर एक बात अजम्पशंस पर हो रही है और ये भी अजम्पशन है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास एक दिन पहले थी। वी डोंट नो दैट, यू सी। तो अजम्पशन के ऊपर अजम्पशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीन के साथ हुई है, हम अजम्पशन हम कह रहे हैं। नहीं, वो तो देखें सर, अभी तो देखें इस मामले की तहकीकात होनी है कि हमजा आफरीदी और ये ईमेल ये इतना आसान नहीं होता। 5 आइज की खबर आई कहाँ से? देखो, बिकॉज देखो न्यूजीलैंड की किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए ज़की खालिद साहब बहुत दफ़ा पहले भी हमने अपने शो पे इनवाइट किया है। उनको हमने इनवाइट किया क्योंकि उन्होंने इस पर काफ़ी तहकीक की है कि ये 5 आइज का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ कहाँ से। तो एक वक्फा लेते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक। तो थ्रेट आई कहाँ से, क्या 5 आइज से आई? तो पहले तो ये समझे कि हम 5 आइज हैं क्या। 5 आइज एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, और इसमें हर एक मेंबर स्टेट के डिफरेंट रीजन्स होते हैं। अमेरिका एक जगह देखता है, यूएसए यूके एक और जगह देखते हैं, और फिर मिलकर वो अपनी एजेंसी रिपोर्ट्स को कोलेट करते हैं और अपने मेंबर स्टेट्स को और कभी कभी अपने इत्तेहादियों को फिर शेयर उसके साथ करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में क्या वाकई ही 5 आइज ने एक वार्निंग दी थी या ये सिर्फ मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, और अगर ऐसा है तो कहां से आया है? तो ज़की खालिद साहब ने इसके ऊपर पहले भी बात की है और कल एक इन्वेस्टिगेटिव सॉर्ट ऑफ ट्विटर थ्रेड भी पोस्ट किया था, तो हमने आज उनको ही दावत दी है। तो ज़की ज़रा बताएं कि आपको क्या लग रहा है, आपको क्या पता चला है कि ओरिजिन ऑफ दिस 5 आइज स्टोरी ये कहाँ से शुरू होती है? थैंक यू फॉर हैविंग मी सिराज। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो ओरिजिन है 5 आइज का, ये आया है लॉरेंस साहब की तरफ से, जो सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं डेली यूके के लिए, एंड ही इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड वेस्टर्न क्रिकेटर्स almanac. As far as his personal integrity is concerned, he is a accredited gentleman. लेकिन इशू ये वो जिस पब्लिक जिन्होंने लिखा है, जिसकी बेसिस पे पूरी दुनिया ने उस खबर को उठाया कि 5 आइज से ये हुआ है, वो खुद भी सर्टेनिटी से ये बात नहीं कहते हैं। उन्होंने एक खबर पब्लिश की थी 17 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे के करीब। वो ये कहते हैं कि वी अंडरस्टैंड कि ये 5 आइज की हुआ है, मतलब अंडरस्टैंडिंग से मुराद है कि दे देमसेल्व्स आर नॉट सर्टेन। उसके बाद होता है कि सेम डे न्यूजीलैंड हेरल्ड एक न्यूज़पेपर है, उसमें नियोल एल्डरसन उन्होंने 2 रिपोर्ट्स पब्लिश की थी। और लेट मी जस्ट ऐड के न्यूजीलैंड हेरल्ड की बेस पे हमारी लोकल जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने वहाँ से उठाई है। वो कोट कर रहे हैं न्यूजीलैंड हेरल्ड को कि देखें वो ये कह रहे हैं कि 5 आइज है। अब मज़े की बात है, वो जो एक्चुअल रिपोर्ट है नियोल एल्डरसन की,
उसमें वो खुद ये कहते हैं कि बेस्ड ऑन ओवरसीज मीडिया रिपोर्ट्स, यानी वो खुद भी ये नहीं कह रहे कि आई एम द प्राइमरी सोर्स, वो कह रहे हैं कि माय कमेंट्स आर बेस्ड ऑन ओवरसीज एंड दैट ओवरसीज इज ऑब्वियसली डेली मेल यूके। अब यहाँ पे वी हैव टू टेक थिंग्स विद अ बिट ऑफ सॉल्ट, क्योंकि बेस्ड ऑन जस्ट वन क्लेम बाय मिस्टर लॉरेंस बूथ, डेली मेल यूके के बारे में बताता चलूं, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो थोड़ी डामाडोल सी है। इनफैक्ट विकिपीडिया ने और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है कि इट इज एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ न्यूज़, particularly when it comes to hard facts. Now I'm not trying to doubt the credibility of Mr. Lawrence Booth, लेकिन वो सिर्फ एक वन पर्टिकुलर इंस्टेंस थी जिसके बाद से ये आग लगना शुरू हुई है। और पाकिस्तान में मैं बताता चलूं कि ये तो इंग्लिश कंटेंट होगी ना, डिस्कोर्स अंग्रेजी जुबान में। पाकिस्तान में 17 सितंबर को सुभान अख्तर नामी एक शख्स हैं ट्विटर पे, उन्होंने उर्दू में ट्वीट्स करना शुरू कर दी, एक बहुत लंबी थ्रेड जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका में शिकस्त हुई, अमेरिका को शिकस्त हुई अफगानिस्तान में, तो ये सब मुल्क हैं इन्होंने मिलके जो है ना एक साजिश की, और उन्होंने दुनिया जहान से विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट कंटेंट उठा के उर्दू तर्जुमा करके कह दिया कि ये ना एक वेंजेंस है। और उसके देखा देखी वहाँ से ये आग की तरह फैलना शुरू हुआ है पाकिस्तानी मीडिया में। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कुछ वीलॉगर्स हैं जिन्होंने उसको फिर एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो आपको लगता है कि इसका ओरिजिन जो है वो शॉडी है, बिकॉज कहीं से ऐसी खबर नहीं आई फाइव आइज़ के बारे में, और हमारे भी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी उसी से उठा करके इस चीज़ को बताया। जी ऐसे ही है। देखें सर, इसमें सबसे पहली बात यह है कि ओरिजिन शॉडी हो या ना हो, उसकी जो वर्डिंग है इंग्लिश में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस बूथ जो उसके ओरिजिनेटर हैं वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स मेल अंडरस्टैंड्स that the information flowed from Five Eyes. Now understands is not saying something with conviction or certainty. मतलब अमूमन ये होता है कि जो सीनियर रिपोर्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि we have received information या an anonymous source informed us about this, ठीक है। तो पहली बात ये है कि उसमें एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी नहीं है। दूसरी बात ये है सर कि जहाँ तक इसकी खबर को ट्रैक्शन मिलने का सवाल है, यहाँ पे इस चीज़ को सिर्फ जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मिस्टर वसीम खान, उन्होंने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ESI रिस्क जो कंसल्टेंसी है उसके MD रेग डिकिसन ने कहा था कि जी ये फाइव आइज ने ये किया है। अब ये वो कह रहे हैं, और मज़े की बात ये कि हमारे लोकल मीडिया ने इस चीज़ को मिस किया था कि न्यूजीलैंड में खबर पब्लिश हुई थी रेडियो न्यूजीलैंड की तरफ से। उन्होंने वहाँ के इंटेलिजेंस मिनिस्टर एंड्रू लिटिल को कोट किया है। वो कहते हैं कि ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट एजेंसीज ने अलर्ट शेयर किया था, उन्होंने कहीं भी फाइव आइज का जिक्र किया ही नहीं है। अब या तो जो ESI रिस्क के MD हैं रेड साहब, उन्होंने कोई उनको मसला हो गया तो उन्होंने फाइव आइज का नाम लेके एक हवा क्रिएट किया है या क्या है। बहरहाल हम इतना जानते हैं कि इस जो ऑफिशियल्स हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने कहीं पे भी ये टर्म यूज की ही नहीं है। तो मतलब कि सॉरी अगर मैं एक दफ़ा इसको थोड़ा सा समराइज करूं, डेली मेल में एक खबर आती है, उसमें ये कहता है कि वी अंडरस्टैंड, और बिल्कुल बात सही है कि ये नहीं है कि एनोनिमस सोर्स या इंटेलिजेंस सोर्स ने हमें ये बताया। वो चीज़ फिर न्यूजीलैंड हेरल्ड उठाती है और फिर बाकी जो पब्लिकेशंस हैं वो न्यूजीलैंड हेरल्ड को कोट कर देती हैं। अच्छा, अब चाइनीज़ विस्पर्स एक गेम होती है ना, आप कुछ कहते हैं उसको, फिर आपको कुछ मैसेज चेंज होता रहता है। जब तक कि हमारी मीडिया तक पहुंचती हैं तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि जी ये फाइव आइज नहीं बोला है, हालांकि डायरेक्ट कोट आपके पास कहीं नहीं। और जो केस दूसरी बात हुआ है उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि ईमेल गई है न्यूजीलैंड पुलिस को, वहां से इंटरपोल, वेलिंगटन ने इंटरपोल इस्लामाबाद को लिखा है। अब ये जो अभी बात कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की भी कह रहे हैं कि जी हमें अपनी गवर्नमेंट के सोर्सेज से आई हैं, विच पॉइंट्स टुवर्ड्स दिस। लेकिन न्यूजीलैंड फाइव आइज का मेंबर है ना, जरूरी तो नहीं है कि वो फाइव आइज का नाम भी ले। सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इफ आई मे। जी सर मैं बस ये ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली वसतुल्लाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो दे मे नॉट डिस्क्लोज दैट दे रिसीव फ्रॉम फाइव आइज। न्यूजीलैंड का अगर आप सिक्योरिटी अपरेटस को स्टडी करें तो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इन मामलात को देखती है, GCSB, वो रिपोर्ट करती है मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस को, एंड्रू लिटिल को, जो आगे रिपोर्ट करते हैं नेशनल असेसमेंट्स बोर्ड को, जिसकी आगे रिपोर्ट जाती है प्राइम मिनिस्टर को। एंड द फनी थिंग इज़ कि हमारे लोकल मीडिया ने और न्यूजीलैंड हेरल्ड, लोकल मीडिया हमारा कहता है कि जी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड के ऑफिस में रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि ये हुआ है।
एक्चुअली जो उनका सिस्टम है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, वहाँ पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पास इंटेलिजेंस चीफ रिपोर्ट नहीं करता, ही रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि 5 आइज़ के जितने मामलात हैं वो पास होते हैं नेशनल असेसमेंट्स बोर्ड की तरफ से, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर काम करते हैं, दे डोंट रिपोर्ट टू एनीबडी एल्स। तो उसमें भी एक थोड़ा सा एक फॉलेशियस एलिमेंट है कि अगर हम ये जो रेज डिकॉसन साहब हैं ESI रिस्क के, इन्होंने दावा किया कि जी वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ग्रांट रॉबर्टसन के दफ्तर में गई और उन्होंने फिर आगे फैसला हमारे ऊपर नाफिज कर दिया, उसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया। बॉटम लाइन इसकी ये है कि जब तक वो आपको क्लियरली नहीं बताएंगे कि क्या थ्रेट्स थी तो फिर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे अंडरस्टैंडिंग यही है कि उन्होंने बहरहाल बताया और इन राइटिंग बताया, थ्रू इंटरपोल कन्वे हुआ। अब वो अलग बात है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं वो यही हुई हैं कि ये ईमेल इंडिया से जनरेट हुई है और उसकी IP चेंज करके सिंगापुर की IP दी गई। और ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है कि इस ईमेल ID से सिर्फ एक ही ईमेल जो है ना, वो प्रोटॉन वाली भी और इससे भी जो है एक ही इस तरह की ईमेल हुई, बाकी इधर उधर की ईमेल थी और अलग से कोई 10 के करीब जो है ना वो अकाउंट्स भी इसी उससे जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक लार्जर प्रोब, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड है उनकी इंटेलिजेंस को शेयरिंग करनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि अगर ये मसला हल हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि ऐसा ही है जैसे फवाद चौधरी कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये शेयरिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि कल वो जैसे कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ वालों को भी लेटर गया है, ये वही मैं तो फिर हम अगर वो शेयरिंग हो तो उसकी रोशनी में तदारुक किया जा सकता है और वो जो पैटर्न है उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है कि ये पैटर्न वही तो नहीं है या दूसरा पैटर्न है। इसलिए भी ज़रूरी है कि शेयरिंग हो, वरना तो ये कि 1/3 स्टोरी तुम्हारे पास है, 1/3 तुम्हारे पास है, 1/3 मेरे पास है। हो सकता है तीनों सच हों, लेकिन जब तक तीनों एक साथ नहीं होंगी हम स्पेकुलेटिव ही कहते रहेंगे। बॉटम लाइन यही है। अच्छा, आखिरी पॉइंट ये है कि अब ज़ाहिर है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी बात की, ठीक है, जहाँ तक उसके सवाल है तो उसकी सिक्योरिटी के साथ वो एक अलग मामला, बिल्कुल ही एक अलग मिलेंगे। सिक्योरिटी एडवाइजरी उनकी चेंज है। न्यूजीलैंड के साथ अगर शेयरिंग ये होती है तो न्यूजीलैंड टेक्नोलॉजिकली खासा एडवांस्ड है, वो शायद इससे भी आगे चले जाएं जितनी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास है। और इंटरपोल और कुछ नहीं तो अपने 5 आइज़ वाले भाइयों से पूछो कि यार चेक तो करो। बहरहाल IPL वाले भाई भी हैं बीच में, वो क्या करें। एक वक्फा लेते हैं जी। वेलकम बैक। और आपको याद होगा मंडे को ही ये खबर आई थी कि वज़ीर आज़म हाउस ने जो अखराजात की तफसील है उन तोहफ़ों की जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बैरून मुल्क जो जितने भी उनके लीड रहनुमा हैं उनसे वसूल किए, उसकी तफसील नहीं दी जा सकती क्योंकि ये क्लासिफाइड है। बैन रियासती ताल्लुकात मुतासर हो जाएंगे। ख़ासी उस पर भी लेदे हुई कि ये ही ट्रांसपेरेंसी का जो दावा करने वाली हुकूमत है वो इनको क्यों छुपा रही है। फिर वज़ीर आज़म के जो स्पोक्समैन हैं तर्जुमान शहबाज गिल साहब, उन्होंने ट्वीट भी की कि जी जो भी उन्होंने तोहफ़े रखे थे उसके लिए माजी के हुक्मरान जो है 15% अदा करके रखते थे, इन्होंने जो रखे हैं उसके 50% कीमत अदा की है। बिल्कुल, लेकिन तोहफ़े क्या थे अभी तक किसी को नहीं पता। अगर इमरान हुकूमत इस पे मौक़िफ़ पे कायम रहती है तो अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि अब वो रिक्वेस्ट करे कि तोशा खाना रेफरेंस यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ से हटाया जाए। चलें, खैर नवाज़ शरीफ साहब ने ही ये रूल मुतारिफ़ कराया था 2015 में कि क्लासिफाइड है, उनसे भी मांगा गया था तो उन्होंने भी यही प्ली ली थी। जो भी वज़ीर आज़म होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो वो मुस्तस्ना करार देते हैं हर वज़ीर आज़म को। उनसे ये रेफरेंस तो। और साथ ही साथ अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं, आज चैनल्स पे चल रही थी कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि जी मेरे जितने तोहफ़े हैं उन्होंने वो नीलाम किए हैं और सामने नीलाम किए हैं तमाम के, ये मुझे मिला और ये मैं दे रहा हूँ और ये वो है। तो पूरे ट्रांसपेरेंसी होती है। ओबामा के तोहफ़ों के बारे में या अमरीकी सदूर को जो मिलते हैं वो भी आम होते हैं। पाकिस्तान में भी 2015 से पहले ये चीज़ जो है अगर आप क्वेश्चन आर में लिख दें
असेंबली के, तो जवाब आ जाता था कि जनाब वज़ीर आज़म को ये तोहफे मिले, उनकी मालियत इतनी थी और उनमें से जो उन्होंने रखने थे उन्होंने इतने रख दिए। अब इसमें बैनुर रियासती जो है वो ताल्लुकात वो हो गए। अच्छा, फिर जाहिर है आपको पता है कि वसीम अकरम प्लस यानी जो पंजाब के, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो कैसे पीछे रह जाएं। तो आज डॉन में ख़बर छपी है कि एक वकील हैं लाहौर के ही अब्दुल्ला मलिक साहब, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI, जो कि जिसके बारे में हुकूमत ख़ुद कहती रही है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के लिए ही हमने बनाया, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि जनाब आप बता दें कि वज़ीर आला के मातहत कितने जो हैं गाड़ियां हैं इस वक्त वज़ीर आला के इस्तेमाल में। तो उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग आया। उन्होंने कहा जी ये रूल नंबर जो है 13(1)(b ऑफ पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये लेजिटिमेट प्राइवेसी इंटरेस्ट है। यानी क्या जाती गाड़ी है उनकी? नहीं। अच्छा, वो तो चलो, प्राइवेसी इंटरेस्ट कैसे, वो भी अपनी जगह। लेजिटिमेट प्राइवेसी इंटरेस्ट का एक शिक है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि अच्छा ये पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। अब उसमें ये है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे मतलब मेरी ज़ात को या मेरी जान को या ऐसे कोई आपकी फैमिली मेम्बर्स को ख़तरा पहुंच सके। सवाल ये है कि क्या वो पब्लिक फंडेड गाड़ियों पर लगा सकते हैं या आप नहीं लगा सकते। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये नहीं मांगे कि नंबर बताएं, नंबर प्लेट बताएं, और ये उन्होंने सिंपल कहा कि जी आप गाड़ियों की जो कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल, हाँ, उसके बाद साथ ही जैसे उन्होंने कहा कि कॉपी ऑफ लॉग बुक भी दी जाए। अब लॉग बुक जो है कि वज़ीर आला कहाँ जाते हैं वो ज़ाहिर है सिक्योरिटी खदशात की वजह से शेयर नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। तो आज फिर वज़ीर आला हाउस की तरफ से एक बयान जारी हुआ और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर आला ऑफ़िस के अखराजात में नुमायाँ कमी हुई है। वज़ीर आला ऑफ़िस के अखराजात पब्लिक कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ मुद्दत में साबिक दौर के मुकाबले में 76% कमी हुई है। सुनिए कैसे है? मैं आपकी गाड़ियों पे आ रहा हूँ सर। उन्होंने कहा कि जी माजी में गाड़ियों की मुरम्मत पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जबकि 2020 और 21 में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अच्छा, गाड़ियाँ नहीं बतानी कि कितनी है, ठीक है। उसके अलावा साबिक दौर में CM ऑफिस की गाड़ियों में 3,72,000 ऑयल इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। इस वक्त जो है सिर्फ 2,28,000 लीटर ऑयल इस्तेमाल। सही आप देखिए ना, मतलब धक्के से भी ऐसा करो, मुझसे कोई भी सवाल पूछो। हाँ सवाल पूछो डायरेक्ट, कोई भी। आपकी गाड़ी कौन सी, सुबह आप कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं सुबह को? मैंने नाश्ते में आज ब्रेड के 2 टुकड़े खाए थे चाय के साथ। अच्छा, और आपने अभी जब घर जाएंगे आप यहाँ से आप कौन सी फिल्म देखेंगे सोने से पहले? मैं ब्रश करता हूँ घर जाते ही और उसके बाद 40 मिनट वॉक करता हूँ। अच्छा, और आप कौन से जूते पहनते हैं वॉक करते हुए? नॉर्मली मैं ब्लू रंग की शर्ट जो है, ब्लू कलर मुझे ज़्यादा पसंद है, मेरे पास ब्लू शर्ट्स ज़्यादा है। और पैसे बचाने के लिए आप महीने महीने उसे धुलाते नहीं है, ये भी। लेकिन कल मेरा आर्ट्स काउंसिल जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। ठीक ये हाँ, वही सारी चीज़। अच्छा, ये बात नहीं है। मैंने फिर जो तर्जुमान है उनसे बात की, उन्होंने मुझे एक भेजा जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि इस वक्त जो वज़ीर आला के इस्तेमाल में गाड़ियाँ हैं वो 110 हैं, ठीक है। तो क्रेडिट पर के एटलीस्ट उन्होंने चीज़ें मुझ तक तो कर दी। लेकिन मुझे ये बता दें, अगर वो कह देते कि वज़ीर आला के इस्तेमाल में 110 गाड़ियाँ हैं कोर्ट में, ये RTI के तहत, हाँ, तो वो लॉयर को बता देते तो क्या हो जाता? उस्तादी तो ना हुई ना। नहीं, उस्तादी छोड़ दें। मतलब वो उन्होंने ये कहा कि पिछले अदवार में बिल्कुल ज़्यादा गाड़ियाँ थी और इस दफ़ा कम हुई हैं। हालांकि 2018-19 में 184 गाड़ियाँ थी, वो फिर कम। अच्छा, जब शुरू में नीलाम कर रहे थे गाड़ियाँ तो उनकी तो एग्जैक्ट तादाद, मेक नंबर प्लेट, कब ली, कितने में ली, वो सब बताया। मुझे तो ये भी याद है कि वो भैंसें कितना लीटर दूध देती थी, और भैंसों की नंबर प्लेट तक बताई थी। हाँ, मुझे तुम्हें याद है, नंबर प्लेट का नहीं पता। एनीवे, पॉइंट इज के उसामा खाबर घुमन है, एक बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, तो उनसे भी नॉन वालों ने ये सवाल पूछा कि यार ये बताएं इसके बारे में क्या है। तो जाहिर है वही बात कि देखें, अगर टैक्स फंडेड गाड़ियाँ हैं और ये सब पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, राइट, आपके टैक्स जो टैक्स देता है, जो भी 10-15% बेचारे पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, ये उनके पैसों से है। तो इस पर लिमिट प्राइवेसी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है ही नहीं ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं है। अच्छा, जहाँ तक लॉग बुक्स का सवाल है, तो बिल्कुल अब इसमें 2 चीज़ें हैं।
पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन कमीशन है और ये भारत की जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, उन दोनों ने कहा है, जैसे आपने अभी पॉइंट रेज किया है मुबशिर, कि इससे सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकती हैं। लेकिन अब इसका एक और पॉइंट भी है कि अगर लॉग बुक्स पब्लिक हों तो फिर अगर कोई मिसयूज हुआ है ऑफिशियल व्हीकल्स का, कि सौदा लेने किसी ऑफिशियल ने भेज दिए हैं या किसी ऑफिशियल के बच्चों को स्कूल से या सो ऑन एंड सो फॉर्थ पिक करने के लिए, तो वो भी आ जाएंगी। अच्छा, फिर ये भी आपको पता लग जाएगा कि जो ऑफिशियल्स इनको इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो ऑथराइज्ड हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए, या ओ बशीर मेरी गाड़ी ले जाओ। बीच में ये खबर भी आई थी ना कि वजीर आला के जो हेलीकॉप्टर है उसमें यार दोस्तों ने सैर की थी। हाँ, इस तरह की भी खबरें आई थी। ये भी कह रहे हैं कि वजीर आला ऑफिस की गाड़ियों की मुरम्मत के अखराजात में 64% कमी हुई है, जबकि फ्यूल चार्जेस की मद में 39% तो सवाल ही नहीं पूछा गाड़ियों के इस्तेमाल में, और 36% दीगर फ्यूल के इस्तेमाल में। 23% मुझे नहीं पता दीगर फ्यूल क्या है, क्या वो गैस वैस भी डलवाते हैं क्या। नॉन सैलरी अखराजात में 40% कमी की गई है, और सब कुछ बहुत अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट और वो सब बता रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल का जवाब नहीं है। मसला ये है कि राइट फोरम पे आप नहीं बता रहे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जाहिर है हमने ये सवाल नहीं पूछा था, और जब ये खबर छपी तो फिर सवाल पूछा और उन्होंने बताया भी, क्रेडिट उनका है। लेकिन भाई एक चीज़ लिख के देने में क्या मसला है, बजाय इसके कि आप, मसला ये होता है कि आप ट्रांसपेरेंसी का कहते हैं कि बिल्कुल सबको अपने जो कुछ वो कर रहे हैं उन्हें डाइवल्ज करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। आम शहरी को भी कहते हैं आप कहते हैं जो टैक्स चोर है वो भी, उसको भी पीनलाइज करेंगे। तो इस तरह की हरकतें मुझे समझ नहीं आती कि यार मतलब क्या ये उस्तादी, आपकी बात ठीक है उस्ताद जी के, ये उस्तादी है, लेकिन इस उस्तादी से जो नुकसान होता है आपकी रेपुटेशन को, कि आप वही कर रहे हैं। और मैंने 2-4 PTI वालों ने जब मैंने ट्वीट भी की स्टोरी, तो जाहिर है पहले तो आपको गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती कि मतलब यार ये आ गए तुम दोबारा। तो वो 1-2 ने कहा कि नहीं, जब आप पिछले हुक्मरानों से हिसाब मांगते हैं तो आपके अपने जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनको भी जवाब दे देना चाहिए। देखें, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम के आप लिख के दे दें कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सीक्रेट है, ठीक है, ये नहीं है। उसमें लॉग बुक जैसे आपने तस्करा किया, मगर गाड़ियों का यार 110 गाड़ियाँ अगर आपके ज़ेरे इस्तेमाल हैं तो लिख दें, उसमें लिखने में क्या है। हो गया आपका? नहीं सर, मैं गाड़ी 2-4 और बता दूं आपको कि कितनी बचत हुई। अभी फिर वक्फा ना लो, वो बाद में तुम खुलासा खबरों का। हाँ सर, वक्फा ले ले। थैंक यू। वक्फे में भी बचत कर लेंगे 2-4। वेलकम बैक। और पाकिस्तान की एक रूटीन की खबर कि एक और सहाफ़ी उठा लिया गया, 14 घंटे के बाद उसको छोड़ दिया गया। किसने उठाया ये नहीं पता लग रहा, किस लिए छोड़ दिया ये नहीं पता लग रहा, क्या वजूहात थी। हम बात कर रहे हैं कराची के एक सहाफ़ी हैं वारिस रज़ा, ख़ासे सीनियर आदमी हैं। उनको कल निस्फ़ शब के बाद वो जब अपने घर के बाहर दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, गप्पे लगा रहे थे, तो एक गाड़ी आई जिसमें से कुछ सादा लिबास के लोग निकले और साथ 2 रेंजर्स की व्हीकल्स थी, और उन्होंने कहा कि जी आप अपना फ़ोन और बटवा तो ज़रा दे दें। वो लिया और कहा कि घर वालों को बताएं कि आपसे कुछ हमें तफ्तीश करनी है। तो वो गए, वो बता कर के आ गए। ये बात हो गई, उन्होंने कहा थोड़ी देर में इनको हम छोड़ देंगे। अच्छा, सुबह 6 बजे उनका फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि मैं मिठा राम में हूँ। अब मिठा राम जो है वो रेंजर्स का एक हेडक्वार्टर है, वहाँ पर है। तो उन्होंने कहा बस मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा। तो 7 जब बज गए और वो वापस नहीं आए तो ज़ाहिर है फैमिली और दोस्तों ने फिर आवाज़ उठानी शुरू की कि ये कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमने रेंजर्स को भी मैंने क्वेरी भेजी कि भाई अगर ऐसा कुछ आपकी तरफ से है तो वहाँ से भी कोई क्वेरी नहीं आई। पुलिस से पता किया, CTD से पता किया, बाकी सारे और जो हमारे रहनुमा हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी के, मतलब PFUJ ने बयान निकाल दिया। उन्होंने कहा कल जो है हम एहतजाज करेंगे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा कि कल सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री के सामने हम एहतजाज करेंगे, जहां चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं आजकल कराची में बैठ रहे हैं और केसेस की समाअत कर रहे हैं। तो
उसके बाद ये हुआ कि शाम को तकरीबन 5 सवा 5 बजे ख़बर आई कि वो वापस आ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल फ़हीम सिद्दीकी, जो जियो के ब्यूरो चीफ भी हैं कराची के। तो फ़हीम, कुछ आपको भी पता चला या ये रूटीन की ही खबर है? देखें, जो हमें पता चला है ख़ास तौर पे अपने ज़राए से भी, और जो कुछ वारिस रज़ा के वापस आने के बाद उनसे भी बात हुई है, तो बताया यही गया है वारिस रज़ा की जानिब से भी, और जो ज़राए हमें बता रहे थे कि कल रात को जिस वक्त ये वाक़या हुआ है तो कुछ लोग जो हैं वो वर्दी में भी मलबूस थे जो उनको अपने साथ लेकर गए हैं। अच्छा। और जब इन्हें ले जाया गया तो इनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, इन्हें मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहले घुमाया गया और उसके बाद जो है उन्हें एक मुकाम पर ले जाकर उन्हें एक कमरे में जो है वो रखा गया। इस दौरान उनकी आंखों से पट्टी नहीं खोली गई और जो इनसे सवालात किए जाते रहे वो बड़े ही अजीब से सवालात हैं। एक सहाफ़ी से इस नौइयत के सवालात पूछना वैसे भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अजीब सी बात होती है कि आप उससे ये पूछें कि जनाब आपने जो है ये फला कॉलम लिखा है तो आपने क्यों लिखा, या आपकी जो फला पोस्ट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट आपने क्यों लगाई हैं। तो इस तरह के उनसे सवालात किए जाते रहे और इन सवालात के जवाब में वो मुतमईन नहीं होते थे, तो एक के बाद जो दूसरा तफ्तीशकार आ जाता था वो उनसे सवाल करता था, फिर तीसरा आ जाता था वो उनसे सवाल करता था। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है जो मैं समझता हूँ वो हमारी सहाफ़ी इत्तेहाद की बात है कि जब हमने सुबह इस बात को ऊपर जो है वो बाकायदा सोशल मीडिया पर से ट्वीट भी किया, उसके बाद मैंने गवर्नर सिंध को भी अप्रोच करने की कोशिश की, उनको टेक्स्ट किए, उसके बाद सईद गनी जो हैं जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं उनसे भी बात की, जो रेंजर्स के अफसरान हैं उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की, उनको जो है अपना मैसेज पहुँचाया। तो उसके बाद जो है जो वारिस रज़ा बताते हैं वो यही है कि उसके बाद वहाँ पर भी एक खुलबली सी थी। वारिस रज़ा से पूछा जाता रहा कि आखिर आप हैं कौन, आखिर आपने तो पूरा मुल्क हिला दिया है, हम आपको छोड़ देंगे लेकिन आप प्लीज़ ये देखिए कि आप ये किस तरह की पोस्ट करते हैं, आप किस तरह के कॉलम्स लिखते हैं। तो एक सहाफ़ी इत्तेहाद के नतीजे में मैं समझता हूँ, और जो हमने फिर अनाउंस भी किया कि हम चूँकि चीफ जस्टिस का पाकिस्तान जो है वो कराची में, हम यहाँ पर जो है वो एहतजाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे केसेस की समाअत के लिए उस वक्त, तो उसके बाद जो है वो वारिस रज़ा की रिहाई और फिर उनको जो है वो बाकायदा उसी तरह से जिस तरह से उन्हें ले जाया गया था, आंखों पे पट्टी बांधकर उनको एक प्राइवेट कार में लाया गया, यूनिवर्सिटी रोड पर पहुंचकर उनकी आंखों से पट्टी खोली गई और मोबिना टाउन थाने के पास जो है वो अहलकार उन्हें छोड़कर जो है वो चले गए। फ़हीम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब इस मुल्क में हर तरह का कानून है, साइबर से मुताल्लिक़, हत्ता कि आप गद्दारी का भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, हत्ता कि आप मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने या बैरूनी क़ुव्वतों के एजेंट होने का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, उसके लिए बाकायदा कानून मौजूद है। आप FIR काटें, आप उन्हें गिरफ़्तार करें, आप अदालत में पेश करें। ये करने की बजाय ये जो चुक लेना है उसके बाद फिर मजबूरन इन्हें छोड़ना भी पड़ता है, तो जो प्रिवेलिंग कवानीन है उनके तहत ये ट्रांसपेरेंट कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर किसी पे कोई मसला है किसी की पोस्ट से या किसी की शख्सियत से, तो मसला क्या है इनके साथ? देखिए, अगर ये करेंगे ऐसा तो डेफिनेटली अदालतों में वो मुकदमात जो है वो झूठे साबित हो जाते हैं और वहाँ पर उन्हें जो है वो मुँह की खानी पड़ेगी। तो वो बेहतर ये समझते हैं कि वो उठाने के बाद जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर उठाते हैं ना बेसिकली। तो अब वो कहते हैं कि जनाब हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने ले गए थे और फिर उसके मुताबिक अजीब से वो बयानात भी देने की कोशिश करते हैं, चलवाने की कोशिश करते हैं कि वो तो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए चले गए थे, जगह चले गए थे। तो बेसिकली जो इश्यू होता है वो ये होता है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए इनका। अगर अदालत में बाकायदा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पीके के कवानीन मौजूद हैं, आप उनके जरिए चले जाएं, और गए भी हैं बास केसेस में। FIA के नोटिस आ जाते हैं। कराची में बिलाल फारूकी को इन्होंने उठाया, उसके खिलाफ बाकायदा इन्होंने FIR भी की, उनका भी इशू यही था। शाहजेब जिलानी का भी केस है, बहुत केसेस। अच्छा, इसमें मसला ये होता है कि जब इवन अगर केस भी बनाते हैं तो वो केस अदालतों से अक्सर उड़ जाते हैं। वजह यह है कि इनके पास कोई ऐसा कोई लॉजिकल वो तो नहीं होता कि जनाब नहीं ये जो है ये 5 लाख जुर्माने वाली जो लॉ था वो भी था सारा। लॉजिकल होती है, हाँ, क्या इतनी होती है कि लैंडी में मशीन ऑपरेटर था। हाँ। उसने मतलब जूस पीने गया, उसने अपना मोबाइल फ़ोन खोला और सबसे सामने उसके पास बिलाल फारूकी की ट्वीट थी। उसने कहा कि यार ये बंदा तो गद्दार है। अब जाहिर है कि जब आप ऐसे करते हैं आपकी पहली सोच क्या होती है, ये नहीं कि आप रिप्लाई दें। उसने कहा कि मैं तो FIR कटवाऊंगा। अब ये FIR जो उसे लेके भी डिफेंस थाने जाते हैं ताकि पूरा अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ है। मज़े की बात यह है कि वो शख्स इतना ज़बरदस्त है कि नोकिया 3310 के ऊपर वो खोल रहा है ट्विटर।
मतलब ये तो मुझे तो उसकी शागिर्दी मैं तो कहता हूँ अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी बंदे की होनी चाहिए यार। थोड़ी से 4 पैसे देके एक अच्छा कहानीकार रख लें तो इस तरह की चीजें तो ना होना। हाँ, हमें भाई आप ही मदद कर दें यार कुछ उन लोगों की। हाँ देखिए मैं उनका भी तो वही सॉफ्टवेयर बात अपडेट करूंगा होना कि चाहिए ना मंटो यार। साहब ये के खिलाफ मतलब ये तो जब पुराने केस हुआ सॉफ्टवेयर में कि चला आप है। वो जो है जी। पॉश लिखते हैं, तो जब कोर्ट में केस चल रहा था तो पूछा गया कि भाई अच्छा, मंटो साहब ने पूछा कि ये बताएंगे इन्हें किस लफ्ज पे एतराज है। तो बड़ा परेशान हुआ सरकारी वकील, उसने ढूंढ ढांड के एक लफ्ज निकाला कि इन्होंने आशिक का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मंटो साहब ने हंस के कहा कि क्या इसकी जगह आशना इस्तेमाल कर लूं। यहाँ पे भी वही मसले हैं कि तो इनको अकल नहीं है कि इन्होंने बेसिकली करना क्या है। तो भाई अगर किसी से कोई इश्यू है तो आपके पास बाकायदा, जैसे आपने पहले कहा, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने बेसिकली हमें डराना है। और देखिए असल में ये होता है कि जब कोई वाकया हो जाता है तो उसके बाद अगर मुल्जिमान पकड़ लिए जाएं तो किसी हद तक तो बात हो कि हाँ यार ये चीजें जो है वो कोई ऐसा शख्स कर रहा है जिसके ऊपर जो है कोई कानून लागू होता है। लेकिन आप यहाँ देखिए, अफसार आलम का केस उठा के देख लीजिए, मुतीउल्लाह जान का केस उठा के देख लीजिए, कराची से अली इमरान का केस उठा के देख लीजिए, और फिर ये वारिस रजा वाला मामला उठा के देख लीजिए। मुल्जिमान कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। शहरों में कैमरे भी लगे हुए हैं, शहरों में दीगर आपके पास जियो फेंसिंग के जराए भी हैं, आपके पास दीगर फॉरेंसिक की को आप जादू कहते हैं, वो भी जादू आपका इसके ऊपर नहीं चलता ऐसे केसेस में। तो मुल्जिमान कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये पता नहीं चलता। एक शख्स जो सहाफी भी है वो अगवा होता है, जो बात है वो ये है वो बाजियाब हो जाता है, उसके मुल्जिमान सामने आने चाहिए। यही हमारा बेसिकली मुतालबा है। कह रहे हैं बहुत बात इसमें ये है कि आप इफेक्टिवनेस गेज करें कि अगर ये ना होता, शोर ना मचता, अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे होते। तो क्या आपका मकसद पूरा अगर हुआ FIR कट जाती तब भी बात शायद ना कर रहे होते। नहीं, शायद हम कर भी रहे होते, लेकिन चले हाँ उसमें कम चांस होता। तो क्या आपका मकसद पूरा हुआ है या उल्टा बैकफायर हुआ है? तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने वालों की भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना। बॉटम लाइन यही है कि आप अपना सॉफ्टवेयर अगर अपडेट कर ले तो आपको किसी और, लेकिन अगर उसूल ये हो कि रोलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है तो फिर यही होता है। ये 1.0 वाला सॉफ्टवेयर है। कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।